मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था ना हमने। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? कोई बता रहा था, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, है ना। ये वही है जो हम पहले भी पढ़ा था, हमने कन्वर्जन की थी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर और टू अ वोल्ट मीटर। तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन इसकी पूरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर से शायद सबसे ज्यादा बार इस पर क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। नोट करो, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। एमीटर भी करंट, एमीटर करंट मेजर करता है, लेकिन अगर करंट बहुत कम हो तो एमीटर में डिफ्लेक्शन जनरली दिखाई नहीं देती है। गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा भी करंट हो इट कैन शो डिफ्लेक्शन, मीनिंग दैट देयर इज सम करंट इन द सर्किट। यस, प्रिंसिपल नोट किया जाए। प्रिंसिपल, it is based on the principle, it is based on the principle that current carrying coil, current carrying coil placed in a magnetic field, current carrying coil placed in a magnetic field experiences torque। यही हमने पढ़ा है अभी। इसके अंदर एक कॉइल होती है, जैसे ही करंट फ्लो करो कॉइल मूव कर जाती है, टॉर्क एक्ट होता है, सो इट टर्न्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन इसकी ध्यान दिया जाए। There are two magnetic poles, spherical in shape, a north pole and south pole. मैग्नेट के पोल्स जनरली आपने देखा होगा फ्लैट होते हैं, लेकिन ऐसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन गिव दिस काइंड ऑफ शेप। फ्लैट क्यों नहीं लिए, स्फेरिकल क्यों लिए, ये हम आगे समझेंगे। अ सिलेंडर मेड ऑफ आयरन, आयरन का एक सिलेंडर, इसका क्या रोल है ये भी आगे पढ़ते हैं। कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर बाउंड ओवर इट, coil having large number of turns insulated from one another, that's very important। देखो अगर कॉपर की वायर ले लें और ऐसे ही लपेट दें तो ऑल वायर्स, ऑल लूप्स, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वो नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो क्या करते हैं, इन सबको इंसुलेट करना होता है, ठीक है। तो coil of copper having large number of turns insulated from one another, they are wound over the cylinder, ठीक है जी। and this from coil is suspended from torsion head। ये क्या होता है, this is called torsion head। फैन को कैसे लटकाते हैं, ऊपर से वो हुक से, है ना, सेम यहां भी ऐसा ही एक डिवाइस है, इसे क्या बोलेंगे, टॉर्जन है, ओके। और फैन को लटकाते किससे हैं, एक रॉड होती है, ये रॉड की जगह रस्सी से लटका दो, क्या होगा, है हिलेगा ऐसे ऐसे, और तो कुछ टाइम बाद टूट जाएगी, है ना। हम जब इसको यूज करते हैं बार बार तो एक कॉइल टर्न होती है, कभी इधर कभी इधर, तो अगर बार बार इसको ऐसे हम घुमाएं तो ये वायर टूट सकती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल लिया जाता है कॉल्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, जिसकी हेल्प से इसे सस्पेंड करते हैं। इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये टूटता नहीं, ठीक है। ऊपर से लटकाने के लिए कुछ तो चाहिए ना जो पकड़ कर रखे इसको, दैट्स कॉल्ड टॉर्जन हेड। और सस्पेंड करने के लिए फिर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल लिया ताकि ये टूटे नहीं, दैट्स कॉल्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज।
has high tensile strength and high breaking stress. The lower end of the coil is connected to a spring. तो कॉइल को रखते नहीं है, क्या करते हैं ऊपर से लटकाते हैं ताकि फ्रीली रोटेट कर सके. रख देंगे तो वो घूमेगी नहीं, है ना, अटक जाएगी. सो दैट इट कैन रोटेट, इट कैन टर्न, उसके लिए क्या किया जाता है, द कॉइल इज सस्पेंडेड and the two ends of the coil are further connected to two terminals, T1 and T2. गैल्वानोमीटर में आपको क्या दिखाई देता है बाहर से? अगर गैल्वानोमीटर देखा होगा सबने, प्लास्टिक का केस होता है जिसके अंदर वो होता है एड ऑन, दो टर्मिनल्स होते हैं ऊपर, एक स्केल दिखता है, एक नीडल होती है और एक मिरर होता है. मिरर और नीडल होता है. मिरर देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा. डायग्राम बनाओ. I'll explain the construction once again. Draw the diagram. तो क्या क्या है इसमें फिर से एक बार. It consists of two magnetic poles, north and south, having concave surfaces, curved surfaces. With the help of these poles, a strong magnetic field is applied. Between that field is a cylinder made of iron over which a coil of copper having large number of turns is wound. The coil is suspended from torsion head using phosphor bronze. The other end of the coil is connected to the spring and the two ends are further connected to two terminals. Mirror and pointer arrangement is used to note down the observations. Very simple. कंस्ट्रक्शन वंस अगेन क्या क्या है इसमें? दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, शेप कैसी है? स्फेरिकल. इनकी हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है. फील्ड में देयर इज अ सिलेंडर मेड ऑफ आयरन. इस पर एक कॉइल कॉपर की हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम टॉर्जन हेड यूजिंग a strong material called phosphor bronze. The other end of the coil is connected to a spring and the two ends are further connected to two terminals. Mirror and pointer arrangement used for noting down the observations. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब हमने क्या किया, इस कॉइल को सर्किट में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल्स. जैसे करंट फ्लो होगा, करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क given by formula BINA cos theta. ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. राइट. ये जो स्फेरिकल पोल्स लगाए गए हैं, इनका क्या रोल है? अगर पोल्स फ्लैट हो सीधे तो फील्ड ऐसे होगी, और अगर पोल स्फेरिकल हो, नॉर्थ एंड साउथ, फील्ड ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. यूं समझ लो, द पोल्स आर स्फेरिकल. ठीक है, ऐसे. मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, द फील्ड लाइंस दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. पहला, नॉर्थ टू साउथ. दूसरा, they are normal to the surface, normal to the surface of the poles. तो पोल्स के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ ऐसे तो हो नहीं सकती. अगर ऐसे होगी तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो इस तरह से होगी. ठीक है, ये भी ऐसे ही. इसको थोड़ा ज्यादा वो कर दिया आगे समझ में. एंड मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए यही बेंड हो गई, क्रॉस नहीं करेंगे. ठीक है जी. ये जो फील्ड इस पोल से सेंटर की तरफ और सेंटर से पोल की तरफ, सच अ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड. ये क्या बन गया? स्फीयर. ठीक है. ऑल फील्ड लाइंस दे आर अलोंग द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, दैट्स व्हाई द फील्ड इज कॉल्ड रेडियल. ठीक है. यहां से सरफेस से ऐसे
सेंटर की तरफ और सेंटर से सरफेस की तरफ, तो ऑल लाइंस दे आर अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वी कॉल सच अ फील्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, असाइनमेंट में मिलेगा, व्हाई स्फेरिकल पोल्स आर यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ व्हाई रेडियल फील्ड इज यूज्ड, व्हाई रेडियल फील्ड इज यूज्ड, रेडियल फील्ड की वजह से मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होता है। ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज मैक्सिमम, कितना हो जाएगा, बी आई एन। अब ऐसा कैसे, ध्यान से समझ सकते हो। इसके अंदर अगर हम कॉइल को प्लेस करें, किसी भी पोजीशन पर प्लेस करके देख लो, जैसे अगर ऐसे प्लेस करें तो देखो इस फील्ड के पैरेलल है, अगर ऐसे प्लेस कर दें तो इस फील्ड के पैरेलल है, और अगर इसको ऐसे प्लेस कर दें तो इस फील्ड के पैरेलल हो गए। हर पोजीशन पर इट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो कॉइल, अभी पढ़ा था हमने, टॉर्क मैक्सिमम होता है। सो रेडियल फील्ड का फायदा, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा। ठीक है, डायग्राम बना लो इसका रेडियल फील्ड का, ये ऊपर वाला नहीं बनाना है, ओनली फॉर रेडियल फील्ड चाहिए, ये आंसर में बनाना है, ध्यान रखना। सो ड्यू टू रेडियल फील्ड थीटा इज 0, तो टॉर्क भी आई है नहीं, मैक्सिमम होगा। हमारा सवाल ये है, पे अटेंशन, पे अटेंशन, galvanometer is connected in a circuit using its terminals, through the terminals, जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क, एंड ड्यू टू रेडियल फील्ड द टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर हम करंट ऑफ कर दें तो कॉइल घूम गई थी, वहीं रहेगी या वापस आ जाएगी, विल इट रिमेन देयर और विल इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई, करंट फ्लो किया, कॉइल टर्न कर गई, मान लो यहाँ रुक गई, ठीक है, अब करंट ऑफ किया तो यहीं रुकी रहेगी या वापस वहीं आ जाएगी, हाँ, रीजन चाहिए, व्हाई इट कम्स बैक। डायग्राम में आंसर ढूंढो, जैसे ही करंट ऑफ करेंगे द कॉइल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, रीजन आपने नोटिस किया होगा, स्विच ऑन किया, सर्किट ऑन किया, नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, स्विच ऑफ करते ही वापस आ जाती है ना, इट मींस इसी के साथ नीडल कनेक्टेड है। तो जब इसको टर्न किया, ये टर्न हुई तो नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई, ऑफ करेंगे द कॉइल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग दैट इज कनेक्टेड। जैसे टर्न करेगी इसके अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा which brings the coil back to its initial position। कभी ध्यान दिया है, कोई थ्रेड ले लो, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधा, अब इस पे एक पत्थर लटका, अब उसको थोड़ा सा रोटेट कर, छोड़ो, क्या होगा, इसमें ट्विस्ट आ गया ना स्ट्रिंग में, तो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा और वो वापस आ जाएगा। ठीक है, सेम है, जब ये टर्न करेगा तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा, and that restoring torque brings the coil back to its initial position। So restoring torque acting in the spring, restoring torque acting in the spring, that's equal to K alpha, K the spring constant or alpha angle through which the coil turns। नोट करो, K spring constant and alpha is the angle through which the coil turns। अल्फा फाइव, फाइव ले लो, के फाइव, फाइव ज्यादा याद होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग इन द स्प्रिंग, के फाइव, के स्प्रिंग कांस्टेंट
फाई इज द एंगल थ्रू विच द कॉइल टर्न्स, जितने एंगल पर टर्न करके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ये टॉर्क होगा उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, ओनली देन द कॉइल विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। So therefore, BINA, the torque due to the current, will be equal to K phi। ठीक है, I किसके इक्वल आ जाएगा? K phi by BNA। I किसके इक्वल आ गया? K phi by BNA। अब ध्यान से देखना, K is constant, spring constant, B the magnetic field, चेंज तो नहीं हो रही। During the experiment, the field doesn't change. Number of turns of the coil remain constant. Area of cross section of the coil is also constant. हाँ, phi कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट। तो K, B, N, A, they all are constant. We represent them by a single constant G called galvanometer constant. That's called galvanometer constant. That means I is equal to G phi, or I is proportional to phi. More is the current, more will be the deflection. More is the current, more is the deflection. ये पार्ट समझ में आ गया? जितना टॉर्क एक्ट होगा कॉइल पर एंड इट टर्न्स, उतने ही वापस रोटेट करेगी। तो रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू द करंट, बोथ आर इक्वल। आई निकाल लिया, ये चारों कांस्टेंट्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कांस्टेंट दैट शोज आई इज प्रोपोर्शनल टू 5। तो जितनी डिफ्लेक्शन होती है, अब मान लेते हैं करंट उतना ही है। ठीक है, मोर इज द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स मोर इज द करंट। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ चीजें और ऐड कर रहे हैं, नोट करें। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ galvanometer। current sensitivity phi I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड phi I से, इट्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit of current, deflection produced per unit of current passed through the galvanometer। It's the deflection produced per unit of current passed through the galvanometer। So phi I, deflection produced per unit of current। phi by I। और अभी हमने I किसके इक्वल था? K phi by BNA। phi से phi कैंसिल हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल? BNA by K। करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, एंगल तो रेडियंस में होते हैं, यूनिट लिखते नहीं है, तो पर एम्पियर। ठीक है, पर एम्पियर। नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी। कौन कौन से? फर्स्ट, number of turns of the coil, that's most important factor, number of turns of the coil। second,
area of cross section of the coil. Third, spring constant of the spring. यहीं से लिख रहे हैं सारे वेक्टर्स, number of turns of the coil, area of cross section of the coil, and spring constant of the spring. And fourth, applied magnetic field. Fourth is applied magnetic field. क्लियर है ये? एंड लास्ट इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर 5E से रिप्रेजेंट करेंगे. It's the deflection produced. It's the deflection produced per unit of applied voltage. It's the deflection produced per unit of applied voltage. So 5V, 5 by V. 5 is the deflection and V is the applied voltage. V को क्या लिख सकते हैं? IR. और 5I क्या होता है? 5I. That's ठीक है, आ गया समझ में? ओके, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, BNA/KR लिख सकते हैं. 5I किसके इक्वल था? BNA/KK. तो दो फॉर्मूले हो गए, दोनों की जरूरत पड़ेगी. That's also important. We need all of them while doing some questions. ठीक है जी. So that was moving coil galvanometer. Big topic. 5 mark question आ सकता है with a complete explanation and 3 marks में और 2 marks में इसी पर बेस कोई ना कोई क्वेश्चन. ठीक है जी.